जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची की सियासत पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक समी और सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। अरमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। जी, फ़ारूक भाई कैसे हैं आप? कहाँ हैं यार आप? ये मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा कि मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा, प्रोग्राम के एंड में बताएँगे, क्यों? किसी ख़ास जगह पर हैं? मैं एक ऐसी जगह पे हूँ बाबा जी के पास होंगे। बहुत कुछ बोलता है। नहीं, आपके बहुत आसान। बंद है। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बड़े बड़े जो है ना जो कहते हैं वो फलसफे क्रिएट होते हैं, साजिशी थ्योरीज बनती हैं। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा अरमान भाई, आज एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कन्वेंशन जो था वर्कर का, उसमें खिताब किया है और ख़ासा जो एमक्यूएम की सियासत है, उस पर तनकीद की है। और लेकिन आप इस तनकीद को कैसे देखते हैं? ज़रा थोड़ा-सा बात करें, फिर हम बाकी इश्यूज़ के ऊपर आएँगे। देखिए, वो अपने तौर पे जो है वो मैंने उनकी पूरी तकरीर तो नहीं सुनी है, थोड़ा बहुत हिस्सा सुना है, बल्कि आधी तकरीर से ज़्यादा ही सुनी है। लेकिन बहरहाल वो जो कह रहे हैं और एमक्यूएम के तरह जिस तरह से उन्होंने तनकीद की है और फिर उन्होंने बताया भी है कि जो मिसिंग पर्सन्स के, तो ज़ाहिर है इस बारे में उनका गुस्सा भी एक तरह का बधा ही है। और जो भी लोग इस तरह से इन्वॉल्व थे उसके अंदर, या जो जिन्होंने देखा है, क्योंकि ये मिसिंग पर्सन जो है ये उस वक्त हुए थे जब मुस्तफ़ा कमाल भी एमक्यूएम का हिस्सा थे। तो उस वक्त से ये लोग मिसिंग हैं। उन्होंने उन्होंने कई लोग ऐसे थे, उनकी पार्टी जब बनी थी उन्होंने ऐलान किया था, जैसे कि उन्होंने तकरीर में बताया, और फिर उन्होंने जो है वो कई मिसिंग पर्सन जो थे उनको बाजियाब कराने में वो कामयाब भी हुए हैं, और उसका क्रेडिट वो लेते हैं, और वजह तौर पर उसका क्रेडिट भी लेते हैं। एमक्यूएम के लीडर जो है वो अब तक इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सके हैं, तो इस पर वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे, और एमक्यूएम के लीडर्स को, एमक्यूएम को बहुत ज्यादा, जो एमक्यूएम पाकिस्तान है इस वक्त, उसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे। और वो यही कह रहे थे कि इनको जो है वो जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने जो है वो बातचीत की है, जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो ये लोग भी अगर चाहते, ये भी सीरियस होते अगर, तो बहुत कुछ हो सकता था। और यकीनन लोग भी यही कह रहे हैं इनसे, लोग कल जो जिस तरह से इन पर गुस्से का इजहार किया गया, जनाजे में जिस तरह से गुस्से का इजहार किया गया, वो भी सब इसी बात की तरफ निशानदेही है कि जो एमक्यूएम के लीडर्स हैं, सब जो एमक्यूएम की क़यादत है, वो आपस में लड़ने की बजाय आपस में जो लीडर्स की चप्पलिश चल रही है, जो लीडरशिप चल रही है, उसके बजाय वो बिल बांट के देखें कि आप जो है वो लीडरशिप का फैसला करें, उसके बाद फिर आगे जो चंद सुलह इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें और हैं मनवाएं, ताकि कुछ तो डिलीवर करें। वो तो कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहे। 4 साल का दौर था वसीम अख्तर साहब का, जिस वक्त फारूक फारूक ना फारूक समी, फारूक सत्तार कहता हूँ, सॉरी, फारूक समी जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाते हैं जिनको, तो वो 4 साल तक रहे, उन्होंने जो है वो सिर्फ फंड्स ना मिलने का रोना रोया है और कुछ भी नहीं किया। तो इस पर भी जो है वो लोगों को शदीद गुस्सा है, शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, तनक़ीद करते हैं उसके ऊपर भी, कि अगर आपको फंड्स नहीं मिल रहे थे तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आप रिज़ाइन करके अलग हो जाते। आपने पूरे 4 साल किए, उसके बाद जो है वो आप कहते हैं कि आपको फंड नहीं मिले, इसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर सके। तो वो वो भी कोई, और कराची का जो उसके बाद जो हाल हुआ है वो वहीं से जो है मामला जो बिगड़ फारूक भाई, सुन पा रहे हैं आप अरमान भाई को? नहीं, अरमान भाई आप जा अरमान भाई आप जाकर वापस आए। जी फारूक भाई, आपने अगर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की स्पीच को सुना है, उन्होंने ये कहा है कि जी 400 से ज़्यादा वो अफराद
जो कि शायद मिसिंग थे या लापता कर दिए जाते फ्यूचर के अंदर, उनको ये क्रेडिट हासिल है कि उन्होंने वो जो महाजिर नौजवान थे, उनको वो लेकर आए बाहिफाज़त और वो अपने घरों पर अपने अहले खाना के साथ मौजूद हैं। लेकिन जो एमक्यूएम की सियासत थी, उसकी वजह से ये जो मिसिंग पर्सन की लाशों का मामला है, इस पर उन्होंने ओवरऑल जो एमक्यूएम की तर्ज सियासत है, उसको तनकीद का निशाना बनाया है। अच्छा, इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों का, और जो जिन्होंने शिकायत की कि हम लेट हो गए हैं, माजरत चाहते हैं। एक बहुत दोस्त हैं हमारे ख़ास पोजीशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उनके पास हमें जाना था, मुझे भी और बिलाल को भी, तो उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और थोड़ा लेट हो गए, और इसके लिए माजरत है। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वक्त पहले से अगर लेट हो रहे हो तो बता दें। जो आपने सवाल किए, देखिए मैं मुस्तफ़ा कमाल को हमेशा मार्जिन देता हूँ, और इसकी मार्जिन देने की दो वजूहत हैं। एक तो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान खानी ने पार्टी उस वक्त छोड़ी जब पार्टी क्रैशेस का शिकार नहीं थी, पार्टी किसी ना किसी तौर पे पावर में थी, और पार्टी के ऊपर बानी मुत्तहिदा की ग्रिप भी थी, और पार्टी से के खिलाफ साजिशें जरूर अंदरूनी तौर पर शुरू हो गई थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल किसी साजिश का हिस्सा बन के -1 वाली बात पे शामिल नहीं हुए। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी अलहदा पार्टी बनाई, मुस्तफ़ा कमाल ने अपना अलहदा सिस्टम बनाया, और मुस्तफ़ा कमाल ने अपना अलहदा सिस्टम बनाने के बाद उसने अपने नाम से, अपने शनाख्त से इलेक्शन लड़ा। तो जनाब, जिसने अपनी शनाख्त से इलेक्शन लड़ा, वो अपनी बात करने का रखता है हौसला, वो अपनी बात करने का हक रखता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि 525 गालिबन ये डिजिट्स हैं जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को बाहर निकाला, उन बच्चों को बाहर निकाला जो कि 6-6, 7-7 साल से थे, कैदों में थे, 4-4 साल से, 6-6 महीने से थे, उनको ले जाके उनके साथ अपने वालिदैन के साथ बिठाया। उसने एक लड़का जिसको डेविड के नाम से जानते हैं, उसको जैसे को बाहर निकाला, उसने पहाड़ी के नाम से जानने वाले जिसके ऊपर 100 मर्डर और पता नहीं क्या क्या कहते थे उसको बाहर निकाला, उसने एक लड़का जिसको जेलर कहते थे उसको बाहर निकाला, और ये वो तोपें बना के मीडिया में पेश की जाती थी जिनके हवाले से हम ये कहते थे कि जनाब इनसे तो बड़ा ही नहीं है कोई, इनसे तो कोई वो ही नहीं है, मतलब ये तो जहाँ खड़े होंगे, मतलब कहानियां तो ऐसी थी, मतलब हम तो खुद मीडिया में, लेकिन कहानियां तो ऐसी थी कि हम पुलिस वालों उनके मुंह से सुनते थे तो हमें लगता था कि रैम्बो रैम्बो पार्ट 3 आ रहा है, वो हाथ में, उसके दोनों हाथों में उसके पास गने हैं और वो डर करके मारता हुआ चले जाएगा। ये तो सूरत थी ना। तो इन सबको लेकर मुस्तफ़ा कमाल आया। हाँ, उसका तनकीद करने का हक बनता है, उसने तनकीद करने, वो ये कह रहा है कि हमने यही बात की है ना फैसल सब्जवारी ने, जो बात मुस्तफ़ा कमाल कर रहा है वही बात अभी फैसल सब्जवारी ने की कि माफी का हक क्यों नहीं देते। तो उसने ये बात करके अपने ओन पे, अपने क्रेडिट पे 525 लोग निकाले। अगर आपने सारी बातें मानी है सामने वालों की, बुजुर्गों की, और उसके बाद आपने सारी बातें मानने के बाद आप एक बंदा ना निकाल सकें, तो डूब मरने का मुकाम है भाई आपके लिए। अच्छा, जो भाई अब बानी मुत्तहिदा की सियासत में क्रिटिसाइज का मामला है, वो तो मुस्तफ़ा कमाल ने उनके दौर में शुरू कर दिया था। अब कुछ लोग उसमें ये बोले कि भाई अनीस भाई और मुस्तफ़ा कमाल के साथ बदसलूकी हो गई थी, 90 पे चप्पलें चल गई थी, कारकुनान ने फिटी लगा दी थी, वो एक अलग मामला है। लेकिन देखिए, दम ये होता है कि आप एक टाइम पे भले से रोज हो गया आपने बात की, कुछ भी क्यों, आपने एक टाइम पे आके कह दिया था कि जनाब हमारा आपसे ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम अलहदा सियासत कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि जो तरीक़ेकार बानी मुत्तहिदा वाली एमक्यूएम का था, मतलब टिट फॉर टैट वाला, वो सही नहीं है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें माइनस करने की, लेकिन उन्होंने बानी को माइनस करने की बात नहीं की। तो बानी से अलहदा हुए, बानी को माइनस नहीं किया, लोगों ने उनकी बानी की सफ़ों में रह के बानी को माइनस किया। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने क्या, वो तनकीद का हक रखता है, उसको मेरे ख्याल में उसको राइट है, वो करे। जी। अच्छा फारूक भाई, एक और चीज जो आज के हवाले से थी, एक तो ये कि बानी एमक्यूब का एक बयान आया है, और आपके पास एक खबर थी कि जी वो जाहिर है कि 90 पर जो इंसिडेंट हुआ इससे पहले की थी, और ये मिसिंग पर्सन जो कारकुनान थे इससे पहले की थी कि जी 17 को कोई अपडेट्स आ सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि फिर आपने ये भी बताया कि जो मामला थे, डील होनी थी, बात होनी थी, मुज़ाकरात होने थे, गिव एंड टेक होना था,
तो वहाँ से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया था, और ये 2 इंसिडेंट हुए, ये इस तरफ की निशानदेही करते हैं कि जी पॉलिटिक्स करने की इजाज़त अब भी नहीं होगी। तो अब ये लोग 17 के हवाले से जो कुछ सवाल कर रहे हैं कि जी 17 सितंबर के हवाले से आप डेट कर दें, तो इसमें क्या कहेंगे आप? सच सुनने का हौसला है बिलाल में। अरमान भाई से पूछें। बता दें भाई, बता दें। अच्छा, इसमें देखिए, सच ये है कि वो लोग जिन्होंने खड़ा होना था 17 सितंबर के लिए, वो लोग नहीं खड़े हुए। सच ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो पैगाम दिया, वो जो पैगाम था उसको रिसीव कर लिया गया और उस पर बोला गया ओके। सच ये है कि अपनों ने एक बार फिर गद्दारी की, लेकिन उसके बावजूद एक खबर दे रहा हूँ कि आज भी 4 मुकामात पे जमा हुए गए। गुज़िश्ता रोज 6 मुकामात पे कुछ लोग जमा हुए थे, जिनमें 3 मुकामात पर जो इमरान फारूक भाई के जो लोग थे वो उनमें से थे, जो कि कुछ चीजें देखने के लिए थे। मतलब वो किसी दौर में इमरान फारूक के बहुत क्लोज थे, वो हुए। लेकिन 2 कल भी खालिस जो है वो बानी वाली साइड के लोग थे जो कि जमा हुए। उन्होंने बातें आते कि कुछ ने बड़ी बातें की, यार इसमें बानी इन्वॉल्व नहीं थे, ये थे, काशिफ कौन था, फैजान कौन था, खालिद का क्या रोल था, ये सारी चीजें उधर डिस्कस हुई। क्या उन्होंने एक होटल पे चाय पी, सब कुछ किया। इसी तरह आज भी 4 मुकामात पे जमा हुए, 2 जगह पे केक भी कटा है, तो चीजें हुई। लेकिन देखिए, जो एग्रेसिव थी ना, तो वो चीज अलग होती है। अग्रेसिव चीज ये होती है कि जनाब आप आते हैं, आपको पता चलता है कि जनाब ये होने जा रहा है, आप खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमारे ऊपर से। जो डैन बानी मुत्तहिदा अली एमक्यूएम को पड़ा है वो ये है कि उनके पास, उनके कारकुनान के पास आ गया है पैसा। मुशर्रफ साहब के एरा में जो सबसे बड़ी तबाही हुई वो ये हुई कि पैसा आ गया, सबके हाथ में पैसा आ गया, वो लाइफ छोड़ने को तैयार नहीं है। एक चीज अभी मुझसे किसी ने ये पूछा कि जनाब वो सवाल निकल गया, मेरा ख्याल में वो होता तो मैं जरूर उसका जवाब देता। अच्छा सवाल, ज़हन से भी सवाल भी निकल गया। तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में युवा के एस्टेब्लिशमेंट ने 17 के हवाले से पैगाम दिया और लोग हिम्मत नहीं पकड़ सके। अगर लोग हिम्मत पकड़ लेते तो चीज हो जाती। और बाकी ये कि देखिए क्या होता है। देखिए, पीटीआई को खुला मैदान नहीं दिया गया, पीटीआई को बिल्कुल खुला मैदान नहीं दिया गया। प्रॉब्लम ये है कि जो एमक्यूएम थी उसके अंदर इतना दमी नहीं था, और दूसरी बात ये कि उनकी नालायकी की वजह से उनसे लोग बहुत नाराज और लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया गया। अच्छा अरमान भाई, ताहिर भट्ट का ये सवाल है, और अरमान भाई जो गाड़ी मिली थी उसमें अयान अली का किरदार क्या है? और मुझे पता है कि आपको पता है कुछ, और मुझे पता है नहीं, और मुझे पता है कि आपको सब पता है इस बारे में, और आप देखें आगे पीछे होंगे ना और नहीं बताएंगे अयान अली सो एंड सो और वो नहीं बताएंगे, तो मैं बताऊंगा जो आपने मुझे बता रखा है। तो ऑडियंस को बताएं कि क्या क्या पता है। बिलाल, ये तो आज हमने जो है वो मैंने और फारूक समीर ने, हम दोनों ने मिलकर एक ब्लॉग किया था, और उस वक्त आप जा चुके थे क्लिप से, तो हम दोनों ने मिलकर जो है ये ब्लॉग करके और इसको अपलोड कर दिया था, और इसमें ही हमने अयान का तस्करा भी किया था। तो उस पर जो है वो हमने ये बताया था कि वो जो बंदा है, जो मेन सस्पेक्ट है इस सब, जो गिरफ्तार अब तक नहीं हुआ है, नवीद नाम का जो बंदा है, वो अब तक जो है वो असल में कई फ्रॉड में मुब्तला है, और उसमें जो है वो कई ऐसे, मतलब उसके क्रेडिट कार्ड्स के भी फ्रॉड्स हैं, उसके जो है वो एटीएम कार्ड्स के भी फ्रॉड्स हैं, उसके जो है वो बैंक फ्रॉड्स भी कई हैं जो कि अभी जिन पे तहकीकात चल रही है। और इसके अलावा उसके कई जायदादें भी उसकी मौजूद हैं इस वक्त, जो कई जायदादें उसकी, कई जायदादों का मालिक है। उनमें से एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट है जिसको वो मालिक है बल्कि, और उस अपार्टमेंट में अयान अली रहती थी, मतलब अयान अली को क़याम कराया था उसने। और अयान अली जब यहाँ से गई थी और जिस वक्त वो गिरफ्तार हुई थी और एयरपोर्ट पे, तो वो शायद उनके
डिपार्टमेंट से ही गई थी, ये भी हमारी सोर्सेस से हमको बताया। तो मैंने भी उस व्लॉग में भी यही कहा था, और फारूक भी साथ ही थे उस वक्त, हमने व्लॉग किया था, साथ ही किया था। तो मैंने उसमें यही कहा था कि इन साहब ने अयान अली को अगर अपने अपार्टमेंट में ठहराया था तो यकीनन किसी न किसी के कहने पर ठहराया था। तो ये ताने बाने कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये इशारे कहाँ जा रहे हैं, ये भी साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। वो है ना कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो अभी हम कुछ बातें जो है वो बिटवीन द लाइन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जाएगी तो उसमें फिर पता चलेगा कि वाकई वो जो जिस तरफ इशारा है उस तरफ है भी कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप बिटवीन द लाइन कर रहे हैं, लेकिन रिजवान ने लिख दिया। अब आप बताएं। भाई अब हम तो नहीं कर सकते ना, हम इसलिए नहीं कर सकते हैं बिलाल, हम तो पहले ही बता रहे हैं आपको कि जब तक तहकीकात उस तरफ नहीं जाएंगी, जब तक हम तो रिपोर्टर्स हैं यार, हम लोग तो इस तरह से नहीं बता सकते भी, बिटवीन द लाइन बात करेंगे। जब तक कोई बात क्लियर कट नहीं हो जाती है तो हम जो है वो इसको थोड़ा सा मुबहम रखते हैं, ताकि जो है वो किसी अगर नहीं साबित हुई तो हम फिर क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं तो जाके खड़े होंगे ना। तो अभी क्लियर नहीं है इस बात का कि हो सकता है अयान के साथ उनके कोई दीगर ताल्लुकात हो, कोई और किसी और की रेफरेंस से आई हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो है वो जो जिसका कमेंट आया है तो इशारे वहीं जाते हैं, लोगों का जहन भी वहीं जाता है, हमारा भी जहन वहीं जो है। तो बहरहाल देखें, अभी तहकीकात हो रही है, तहकीकात में कहा, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। और इस तरह की अभी और भी कई गाड़ियां हैं जिनकी तहकीकात करने की जरूरत है, और वो भी इंशाल्लाह ताला हम जो है किसी दिन जो है वो हम अनर्थ करेंगे उसको भी, थोड़ी चीजें और मिल जाए हमें तो वो भी लेकर आएंगे, वो भी सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक अकेली गाड़ी नहीं है। आप देखें गाड़ियां जिस तरह से कराची की गाड़ियां जो है वो चली जाती हैं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में जाके जो चल रही हैं या खोल दी जाती हैं या जो कुछ भी होता है उनके साथ, तो उसी तरह का जो मामला है वो ये लंदन है। लंदन की गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, लंदन से नहीं आ रही हैं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही हैं गाड़ियां, और वो यहाँ आके चल भी रही हैं, रजिस्टर भी हो रही हैं। कैसे हो रहा है भाई ये सब कुछ, और बगैर किसी कागजात के आप जाएं अपनी गाड़ी जरा रजिस्टर करा के देख लें, कितने आपको मुसीबत, कितने चक्कर लगवाते हैं, कितनी मुसीबत होती है। ये गाड़ी बगैर आ रही है और बगैर जो है वो कागजात की रजिस्टर हो रही है। इसका जो है टैक्स जो छुपाया गया है वो तकरीबन 35 करोड़ रुपए इसका टैक्स छुपाया गया है, 30 करोड़ रुपए, तकरीबन 30 करोड़ रुपए इसका जो टैक्स था वो टैक्स छुपाया गया है, टैक्स इवेट किया गया है। उसके बावजूद गाड़ी रजिस्टर हो गई, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी आप रजिस्टर करके दिखा दें कहीं पर तो मतलब आपको मान लेंगे। लेकिन देखिए ना, ये गाड़ियां रजिस्टर भी हो रही हैं, और इस तरह की ये एक नहीं है, ये कई गाड़ियां हैं, इसमें बहुत बड़ा रैकेट है ये, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के भी नाम आ सकते हैं। तो ये अभी बहुत ये इशारा जो है वो अभी जो तहकीकाती इदारे हैं, और इसमें एक तहकीकाती इदारा नहीं है, सिर्फ पुलिस इसकी तहकीकात नहीं कर रही है, पुलिस तो खैर से इसका है ही नहीं, FIA जो है उसकी तहकीकात नहीं कर रही है, बल्कि कस्टम्स भी है, FIA भी है, और अब जो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इसके अंदर, वो भी तहकीकात कर रही हैं, अपने तौर पर वो भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी एजेंसीज जो है वो इसके ऊपर जो है वो लग गई है, बहुत सारे लोगों की नजरें इस पर लग गई हैं कि ये मामला क्या है, कहाँ तक जा रहा है ये, और इसमें किस किस के कौन कौन पर्दा नशीन है जिनके नाम आ रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आता रहेगा जैसे जैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अरमान भाई, ये वैसे अयान अली कौन है, लोग पूछ रहे हैं। ये तो फारूक से बताएगा भाई। जी फारूक भाई, ये अयान अली कौन है? मतलब ये पहले कोई अबान सदर के अंदर भी कोई साहब थे, उनके हवाले से भी कोई बातें होती थी क्या? अभी क्या मामला है? अच्छा, ये अयान अली पता नहीं कौन है क्या है, वो एक स्मगलिंग के केस में आती थी, वो हाई कोर्ट आई थी, सिंध हाई कोर्ट। आपको पता है सिंध हाई कोर्ट से जमानत थोड़ी आसान होती है, तो हमारी वहाँ पे एक दो दफा बात भी हुई थी, और मेरे एक दोस्त ने बताओ। हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, और आपको पता है कि मैं तो मुझसे लोग वैसे ही मिल लेते हैं, मैं मेरे अखलाक की वजह से। तो अयान अली से मेरी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट में जब हुई थी, तो बाउंसर थे उनके बहुत सारे, क्योंकि हाई कोर्ट के रूम के अंदर हुई थी। तो मैं और फैजुल्ला थे मेरे साथ, फैजुल्ला खान कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं वो। एक मिनट अरमान भाई, एक बात बताऊं, जब अयान अली सिंध हाई कोर्ट आई थी और लोगों को पता था कि ये आएगी ना, तो लोगों ने नई नई शर्टें निकाल के पहन के आए थे उस दिन, मुझे इतना पता है। और मेरे ख्याल से फैजुल्ला उस दिन पता नहीं आया था शायद, ये खामोखा में फैजुल्ला का नाम ले रहा है। हाई कोर्ट मैं कवर करता था, लेकिन मैं फैजुल्ला को साथ लेकर आया था, क्योंकि हम दोनों ने उससे मिलना था।
और हम दोनों उससे मिले थे कोर्ट रूम में, और उसने हमें गुड बेस्ट विशेस की थी हमारे फ्यूचर के लिए। और उसने बताया था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत मासूम हूँ। और हमने उसको कहा था आप मुल्क को कौम की जिस तरह खिदमत कर रही हैं, आप इसकी खिदमत इसी तरह करते रहिए। हम मुस्तकबिल में सियासत में आपका बहुत बड़ा किरदार देख रहे हैं। जिस पर वो हंसी और उसने बोला पहले काफी मिले जो कि थोड़े से लाइटर मोड में, जो हमें समझ में आया कि वो भी आहिस्ता बोल रही थी, हम कोर्ट रूम में थे और हमने भी आहिस्ता थे। तो ये हुआ था उसमें, और भी बहुत सारी बातें जो हम आपको बता नहीं रहे। अच्छा एक चीज और, अच्छा इस केस के हवाले से मैं बता रहा हूँ, इस केस में ऐसी क्या बात थी फारूक भाई, आप बता नहीं रहे, आप बता दें फारूक भाई, कोई मसला नहीं है। इस केस में अब 3 मुल्क आ गए, बल्गारिया आ गया है, यूके पहले से था, और इस हवाले से पाकिस्तान है। इन्वेस्टिगेशन इदारों ने एक्साइज वालों को भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ले लिया है, लोगों को से इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, और साथ में ये हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत पावरफुल है, फरिश्ते हैं हमारे मुल्क के, वो इस केस को परसू कर रहे हैं। वजह इसकी है कि इससे 2 से 3 ममालिक के दरमियान मामला खराब हो रहे हैं। 40 से जायद गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मौजूद हैं। अब उनके हवाले से देखा जा रहा है, सिर्फ 300 मिलियन टैक्स की मजमू में शफी साहब जिन्होंने ये गाड़ी ली है, उन्होंने इस गाड़ी की मजमूई जो कीमत है उसकी सिर्फ 1% रकम अदा करके ये गाड़ी ली है। तो इस हवाले से भी मामला चल रहे हैं कि जनाब मालूम किया जाए कि शफी साहब ये बात जानते थे या नहीं जानते थे। 2 गिरफ्तारियां इसमें हैं, और मजीद जो गिरफ्तारियां अभी होनी है। और इसके साथ साथ आज अबूरी चालान जो पेश हुआ है उसमें ये कह दिया गया है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों का सिफारती रचना है, उसके हवाले से उनके ममालिक में गालबन जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड इसका मैंने प्रोसीजर पूछा, तो उन्होंने कहा कि जनाब इसका एक हैंड आउट बनता है, वो हमारी जो वजारत खर्च है वो उधर भेजती है, और उसके बाद फिर ये पूरा सिस्टम चलता है कि फिर वो लोग कार्रवाई करते हैं, हम नहीं करते, क्योंकि उनको यहाँ पे सिफारती रचना होता है। अगर किसी को सिफारती रचना है, क्योंकि एक कहा जा रहा है कि सिफारतखाने के कुछ मुलाजमीन इन्वॉल्व हैं, जिनके प्रेशर से उनकी चीजों से ये चीजें हुई थी, क्योंकि उस कौंसल खाने ने भी लिख चुका था कि जनाब इस गाड़ी को जो है वो जब्त कर लिया जाए, क्योंकि ये गाड़ी नहीं है, क्योंकि जिनके नाम पर आई थी वो आए थे 2019 में और 2020 में चले गए थे। तो 2021 के अंदर ये पूरी वारदात हुई है, तो इस हवाले से मामला आता है। तो वो क्या क्या फारूक भाई, वो अयान अली तो बेकसूर है ना, माजी के अंदर भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। ये देखिए ना, अब तो ये गलत बात है ना अयान अली, और आप वो नहीं बता रहे कि जो अयान अली के आने से पहले नई नई शर्टें लोग पहन कर आए थे, उसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, और आप शायद मेरे ख्याल से उसको स्पेस दे रहे हैं ताकि ऐन मुमकिन है कि उसकी कोई गिरफ्तारी या ऐसी कोई चीज हो तो आप दोबारा से कोई नई शर्ट। वैसे नई शर्ट खरीदी है आपने फारूक भाई? अच्छा, मैं जो हूँ ना वो बरेलवी मसलक से हूँ ना, और सूफी थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, तो उन दिनों जो है ना वो मैं मेरे अंदर एक सूफीज्म चल रहा था, कहीं मतलब फेज चल रहा था, तो मैं सिर्फ ब्लैक शर्ट पहनता था, मतलब हर दिन ब्लैक शर्ट पहनता था, उस शर्ट के अलावा पहनते ही नहीं था। मतलब अगर मेरे पास कोई और भी शर्ट नहीं भी पहनूंगा तो ब्लैक ही पहनूंगा, ब्लैक के अलावा कुछ नहीं पहनता था। और मेरे ख्याल में कोई 40 से 60 दिन मैंने सिर्फ ब्लैक शर्ट पहनी थी, क्योंकि मैं कहता था कि बस इंसान को सूफी होना चाहिए, एक पैंट और एक शर्ट, बाकी सारे कपड़े मैंने दान कर दिए थे बहुत सारे दोस्तों को। तो उन दिनों तो कोई मुझे कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये बात था उन दिनों ऐसा भाई का वो था कि लोग जो है ना भाई को पूछते थे, यार ये क्यों तुम एक ही शर्ट पहन रहे हो, इसलिए भी पॉपुलर हो गया था, लोग कहते थे यार ये एक ही शर्ट पहन के आता है रोजाना, या ये एक ही जैसे कपड़े पहनता है, तो क्यों पहनता है, अच्छा पहले स्केटिंग करने वाला लड़का क्यों एक शर्ट और पैंट में आने लगे। ये बहुत डिफरेंट चीज है, इसमें आप मुझे बता नहीं सकते बिलाल भाई, आपको दूसरा रास्ता ढूंढना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरमान भाई, ये वैसे गाड़ी का मामला इतना इतना जो फैल चुका है, इसके अंदर इतना बड़ा नेटवर्क जो आ गया है, आपको लगता है कि ये नेटवर्क इसके ऊपर कोई हाथ डालेगा? क्योंकि पहले भी तो अयान अली का नाम, अयान अली के फ्लैट और अयान अली का ऐवान सदर में शुभ निकलना, आना जाना, जो कुछ भी इल्जामात, बहरहाल इल्जामात ही रह गए, कोई सबूत नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, मामला खत्म हो गया, टाइम टाइम फिश हो गया। आपको लगता है ये गाड़ी वाला मामला भी जो है वो ऐसे ही हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी लगता है कि जी फारूक भाई, यार जिनको हमारी बातें नहीं समझ में आ रही ना, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, मासूम है, जरा हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है किसी के बारे में स्टेटमेंट देने से पहले। वो अयान अली साहिबा का जियो टीवी पे मॉर्निंग शो में शान एक प्रोग्राम करते थे, उसमें जाके
इसलिए हम शान जियो वालों की रेटिंग बढ़ा रहे हैं। वो जाके पूछने, उसमें अयान अली से सवाल होता है 3 लोगों के बारे में, तो साबिक सदर के बारे में सवाल होते हैं, तो अयान अली का जो जवाब होता है ना, बस वही जवाब है। क्या? मुझे तो नहीं पता। वो पूछते हैं 2-3 रहनुमाओं के बारे में, तो जब वो जरदारी साहब पे आते हैं तो अयान अली शर्मा जाती है और बिल्कुल वो मुस्कुराते होती हैं, क्यूट। अब मेरे साबिक सदर को कोई बोले 50-60 साल के आदमी को, तो फिर तो हमें डूब को मर के जाना चाहिए। जी अरमान भाई। अच्छा, इनको जो है वो असल में कलप जो है ना इस बात का है कि ये गए थे मुलाकात करने के लिए, इनको क्यों कुछ नहीं बोला, तो वहीं क्यों बोला क्यों? हालांकि नई शर्ट सिलवा कर गए थे फारूक भाई। वो ब्लैक शर्ट पहन के गए थे। हाँ, वो भी ब्लैक शर्ट। अरमान भाई, इस हवाले से मैं बता रहा हूँ, अब भी इतने ताल्लुक वास्ते हैं कि मतलब अब आपके भाई अब भी चाहे ना तो फोन करके राब्ता कर सकता है। बेगम ये प्रोग्राम देख रही है, घर जाके जूते खाने की हिम्मत नहीं है मुझे, मरवाओ नहीं है। अब तो हो गया जो होना था। हाँ हाँ, पता चल गया कि आपके ताल्लुकात अभी भी हैं, राब्ते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा अरमान भाई, आपको लगता है कि ये गाड़ी वाला मामला कहीं जाकर बैठेगा या ऐसे ही बैठ बस खत्म जाएगा हो बिलाल, जाएगा? बैठ जाएगा, ये मामला बैठेगा और ये वाला इस गाड़ी का मामला बैठ जाएगा, दीगर गाड़ियों के मामला फिर उठेंगे और ये मामला जो है वो इसी तरह से हशप होते रहेंगे, एक तरफ से ध्यान दूसरी तरफ ले जाएंगे और जो बड़े बड़े नाम हैं उन तक उनमें से एक आध कोई जो है वो शायद मंजर-ए-आम पर आ जाए, और वो आएगा मंजर-ए-आम पर जो कि तय करके बताया जाएगा कि हाँ जी इनका नाम आ सकता है। लेकिन जो है वो उसमें भी होगा ये कि जो छोटी मछली, देखें बड़ी मछलियां हमेशा बच जाती हैं, मुसीबत आती है तो छोटी मछलियों की आती है, और वही जो है वो पकड़ी जाएंगी। इस मरतबा भी जो है वो एक्साइज के अंदर जितने लोग थे जिन्होंने गाड़ियां रजिस्टर की थी वो लोग पकड़े जाएंगे, ऊपर के लोग हमेशा बच जाते हैं, वो इस मरतबा भी बच जाएंगे। किसने करवाई थी उसमें से कोई एक आध लिंक ऐसा मिसिंग करेंगे कि ऊपर तक आप पहुंच नहीं सकेंगे, बस जहां तक आपने पहुंच सके वहां तक जो है लोगों को सजा दिलवा देंगे। उसके बाद का लिंक जो होगा वो लिंक मिसिंग होगा, वो आप जो है वो उसके आगे जा नहीं सकेंगे, और फिर आप जो है कहेंगे कि जी केस जो है वो पेंडिंग में पड़ा गया है, उसको कहते हैं ना फाइल कर दिया केस, वो फाइल कर देंगे और इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी फाइल में कोई मजीद कोई अपडेट मिलेगी, कोई इसमें कोई पेशरफ्त होगी तो फिर आगे देखेंगे इसको। लेकिन वो इसी तरह से होगा जैसे पहले के केसेस होते रहे, इसी तरह केस में भी केसेस होगा। केस में यही होगा कि जो छोटी मछलियां हैं और जो डिप्टी डायरेक्टर की हद तक हैं या इस तरह के जो लोग हैं, वो जो है डिप्टी डायरेक्टर भी बहुत बड़ा ज्यादा कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो क्या कहते हैं 17-18 गेट तक के जो लोग होते हैं ना, बस वो वहां तक शायद कहानी जाएगी, इसके अलावा इससे आगे कहानी नहीं जाएगी। बस यहाँ तक जो है वो लोग अगर पकड़े भी गए, अगर पकड़े गए तो फिर ये पकड़े जाएंगे, वरना जो है वो इससे ज्यादा, इससे बड़ा कोई असर नहीं पड़ा जाएगा। अरबों रुपए खरबों रुपए जो चोरी करता है वो उसके ऊपर हाथ डालना मुश्किल होता है, लेकिन अलबत्ता जो छोटे छोटे जो मामला होते हैं उसके ऊपर वो है ना बिलाल, रिश्वत लेते फंस गया है, रिश्वत दे के छूट जा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अनफॉर्चुनेटली ये है। तो फारूक भाई, ये एक सवाल भी है और लोग बार बार आपसे ये पूछ रहे हैं, फारूक भाई वुजदान में आकर भाई के हवाले से खबर दे दें। और एक और भी है कि निसार पवर भाई की कोई खबर ये भी है, और इसी के साथ जो मिलती जुलती चीज़ें लोग कह रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो ये शुएब खोकर ने भी यही सवाल किया है, और ये अनिला ने भी, साहिबा ने भी जो है यही सवाल किया है, और अनलिमिटेड इंफॉर्मेटिव इन्होंने भी यही कहा है। तो फारूक भाई थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, और हमें बता दें कि अगर है या नहीं, कोई खबर है वैसे क्या है? देखिए अभी तो चीजें वो चल रही है, असाब की लड़ाई है। असाब की लड़ाई में जो जितना लेके निकल गया वो ले गया, जिसने देखिए इसमें गिव एंड टेक का मामला है, और जिसने जितना कर लिया, हासिल कर लिया अपने असाब को मजबूत रख के, वो वही वाले बात है। तो अभी असाबी लड़ाई चल रही है, जारी है, और इसमें देखें
किसी भी हाल में कोई पार्टी बिल्कुल ही खत्म क्यों ना हो जाए। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ हामिद करज़ई साहब की। हामिद करज़ई साहब बिल्कुल कहीं नहीं थे। कहीं आपने नाम सुना था हामिद करज़ई का अफगानिस्तान के सदर बनने से कबल? हामिद करज़ई साहब अफगानिस्तान के सदर बन गए अचानक ही। जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर लोग इदारे होते हैं वो हमेशा जो ताकतवर फोर्सेस होती हैं कहीं पे भी जरा सा भी असर रसूख रखती हैं उनको संभाल के रखते हैं। जैसे हामिद करज़ई साहब को बहुत मामूली असर रसूख था अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उनको रखा हुआ था, संभाल के साइड में किया हुआ था। तो भाई कोई माइनस हो ही नहीं सकते मामलात के हवाले से। तो भाई माइनस नहीं है, चीजें कुछ टैकल होने पे मसाइल हो रहे हैं, और अगर वो चीजें हो जाएंगी तो ना निसार पावर अंदर रहेंगे और ना कोई और मामला रहेगा। प्रॉब्लम सारा सिर्फ इसी का है। अब देखिए क्या होता है इसमें आगे। अच्छा, मैं आज आपको थोड़ा सा, अब ये सारी चीजें चल रही हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक सरप्राइज करूं कि आज मैं किसके साथ बैठा हूँ। ये मैं आज एक साहब के साथ बैठा हूँ और उन्हीं के रूम में बैठा हूँ, और ये पता नहीं कौन है, इनको आप पहचानते हो? मेरी हाथ आ रहा है यार, देखें यार आप लोग आज आप दोनों ने मिलकर कोई वारदात की होगी आज। तो भाई आज मैं इनके पास आया हुआ था। असल में हमारी एक मुलाकात थी हलीम आदिल शेख साहब से, और उसमें ये हुआ है कि जनाब हम आपको जल्दी इसके ऊपर एक स्टोरी भी देंगे कि अगर पीपल्स पार्टी को अगर से फारिग करना है तो पीटीआई क्या रोल अदा कर सकती है, उसके लिए आपको हमारा व्लॉग देखना पड़ेगा। बात ये है कि लग रहा है ऐसा है कि जो अगर या मगर वाली बात खत्म होने वाली है। अब जो भी होगा वो फैसले की तरफ जाएंगे। भाई की तरफ से जो, या बानी की तरफ से जो हमें पता चल रहा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन बता रही है, वो कह रहे हैं कि वो अगर मगर पे नहीं जाने जा रहे, और वो अब फुल एंड फाइनल फैसला करते हैं जनाब आर या पार। तो भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत मतलब उनको लोग काम डाउन कर रहे हैं कि भाई आप, अगर जो लोग भाई को जानते हैं उनको पता है कि भाई जब गुस्से में आते हैं तो फिर भाई चीज को कर लेते हैं या फिर चीज को छोड़ देते हैं। जी अरमान भाई, बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, और जो 23 अक्टूबर को अभी जो डेट आई है उसमें जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, वो इस वक्त देखिए अब जो सिचुएशन है इस वक्त, और खास तौर पर N245 के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल देख रहे हैं। आज आप लोग भी जो है मुलाकात करके आए हलीम आदिल शेख से, तो आप लोग भी जो है वो ये इस बारे में आप लोगों की भी डिस्कशन यकीनन हुई होगी। तो मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, और लोगों से जो बात होती है, जो मुख्तलिफ सियासतदानों से भी बात हुई है, और सियासी हलकों के अलावा जो हमारे सहाफती हल्के हैं उन लोगों से बात हुई है, लोग खबर करते हैं उनसे भी बात हुई है। तो इस वक्त जो मामलात हैं वो अब पंजाब में जिस तरह से एक लहर आई थी और 20 में से जो है वो 14 नशिस्तें जो है उनको चली गई, 14 या 16 नशिस्तें जो है उनको चली गई थी पीटीआई को। इसके बाद फिर वहाँ से जो लहर बनी तो वो उसका असर यहाँ हमने कराची में भी देखा है 245 में, और 245 में जो है वो MQM जो है जिस तरह से उनका जो हालांकि वो भी मजबूत कैंडिडेट थे, जो मोहिद अनवर साहब थे, वो भी चेयरमैन रहे हैं, वो 4 साल तक वहाँ पर चेयरमैन रहे, लोगों की उन्होंने खिदमत की है, लोग उनको जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई नया चेहरा थे वहाँ पर, लेकिन और उनको लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और वो लोगों में घुलने मिलने वाला शख्स है, वो सेक्युलटेड आदमी नहीं है, वो बिल्कुल अलग थलग रहने वाला आदमी नहीं है, वो लोगों के साथ जाता है, लोगों के साथ मिलता है, उनकी जो है वो खबरगिरी करता है। तो वो काफ़ी और एक्टिव रहा है वहाँ मोहिद अनवर वहाँ पर, और तो इसके बावजूद भी वो सिर्फ जो 35,000 के तकरीबन वोट ले सके हैं, तो अच्छे खासे मार्जिन से हारे हैं वो। तो इसकी वजह जो है वो सिर्फ उनकी, देखिए एक आदमी, इसका मतलब यही है ना कि जब पार्टी से आदमी खड़ा होता है तो सिर्फ शख्सियत काम नहीं आती है, शख्सियत के बायस तो उन्होंने अपने 35,000 या 25,000 के करीब उन्होंने हो सकता है वोट ले लिए होंगे, बाकी 10,000 पार्टी का होगा। लेकिन पार्टी हैसियत मजबूरी अगर देखें पार्टी को, तो पार्टी में जो है लोग इस वक्त देख रहे हैं कि पार्टी का हशर नशर हुआ है, पार्टी जो है वो इस वक्त क़यादत के मामला चल रहे हैं, और इस वक्त जो अब जो सब मामला हुआ है जिसमें जो 3 इनके जो कारकुनों की जो लाशें बरामद हुई हैं और उस पर जो गम और गुस्से की लहर है, तो जो रही सही कसर थी वो भी तकरीबन पूरी हो चुकी है। और अब जो कि वोट हमदर्दी का या तो थोड़ा बहुत वोट जो मिलना था इनको, अब मेरे ख्याल से वो वोट भी जो है वो या तो पीटीआई को जाएगा या फिर जो है वो जमात इस्लामी को जाएगा। तो इस वक्त जो है वो पीटीआई और जमात इस्लामी जो है मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वोट ले जाएंगी। पीपल्स पार्टी बारिशों के बाद जो सूरत हाल है शहर की, और जिस तरह की जो सड़कें हुई हैं, जो इस वक्त अंदरूनी सिंध में जो हाल देख रहे हैं आप और हम साथ गए थे, हमने अंदरूनी सिंध में हाल देखा है, और वो किस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरह की
जबरदस्ती और धौंस और धमकी के साथ जो है वो वोट ले रहे हैं। और वहां पर उन्होंने किस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, झगड़ा हुआ है लोगों के, वो कहीं और बाहर जा नहीं सकते, वोट पीपल्स पार्टी को ही देंगे। तो ये जो हमने व्लॉग्स जिस पे किए हुए हैं, तो वो जो मामला हैं इसको भी लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर खासतौर पे कराची में जो है वो जो सड़कों का जो हाल है, और वो अब तक देखें डिलेइंग टैक्टिक्स में इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि तमाम जो गवर्नमेंट के जो सेट रूल्स होते हैं, जो प्रोसीजर है कि एक सड़क बनेगी तो उसके लिए एक टेंडर दिया जाएगा, और टेंडर जो है वो फिर मंगाए जाएंगे। उसमें जो सबसे कम जो टेंडर फाइल करेगा, जो सबसे कम बोली देता है, उसको वो सड़क बनाने के लिए दी जाती है या वो ठेका दी जाता है। तो इसमें तो मामला ये होता है कि जब आप इमरजेंसी में चले जाते हैं, और इमरजेंसी जो है जब इमरजेंसी होती है, तो आप फिर सेट रूल्स के मुताबिक नहीं चलते हैं। यानी कि अब टेंडर देने, क्योंकि टेंडर में जो है वो 1.5 महीने भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, तो अब आप टेंडर नहीं देते हैं, फिर आप अपनी सवाबदीद के हिसाब से ठेका देना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त लोग जो है जो ठेके हैं वो अपने मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं। और काम जो है, जब सेट रूल्स नहीं है, कोई इस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं होनी चाहिए। अगर दे दिया है, ठेका दे दिया है, तो सड़क बनना शुरू हो जानी चाहिए। अब सड़क नहीं बन रही है, बल्कि खोद के चले जाते हैं, और वो और मुसीबत हो रही है लोगों के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो ऐड कर रही हैं, इंतखाबात में जो है वो गम गुस्से के तौर पर जो है वो जा रही हैं, एमकेएम की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। तो लोग जब दोनों से अपने गम गुस्से का इजहार करेंगे बैलेट बक्स के अंदर, तो यकीनन इनके बैलेट बक्स पे जो है बहुत मनफी असर पड़ेगा, और इसका जो फायदा होगा वो पीटीआई को और जमात इस्लामी को। और हो सकता है अगर कोई एक जमात भरपूर तरीके से वोट ना भी ले सके, तो कम से कम ये दोनों जमातें जो है हो सकता है मिलकर आगे जो है, मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है ये दोनों जमातें मिलकर आगे अपना मेयर लेकर आ सकती। ये मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। चले जी, बिल्कुल ठीक तस्जिया किया आपने अरमान भाई। यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि मिलकर वो जो 23 अक्टूबर को ऐलान हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें डिले करवाने की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं या कर सकते हैं। और उसकी बुनियादी जो रीजंस हैं जो आपने पेश किए हैं वही हैं सैलाब की सूरत हाल, फिर कराची शहर अगर अर्बन सिटी सिंध लें तो वहां पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो दही सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को खतरा है और अर्बन सिंध के अंदर जो है वो एमक्यूएम को खतरा है। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। तो अरमान साबर भी आपका भी बेहद शुक्रिया, और फारूक शमी टेक्निकल वजह से मेरे ख्याल से उनका कोई नेट का इशू है, वो हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, उनका भी शुक्रिया। ऑर्डिनेंस आपका भी बहुत बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हमें 10 बजे आना था, लेकिन जैसे कि फारूक शमी ने आपको बताया कि हलीमा आदिल शेख ने हमें इनवाइट किया हुआ था कुछ इश्यूज पर, और उनसे मीटिंग भी थी, इंटरव्यू भी करना था। खासकर ये जो कराची की सिचुएशन है, हमने उनसे ये भरपूर तरीके से ये सवालात किए हैं, बल्कि खासा तल्ख सवालात किए हैं कि आपने जो कराची के शहरी हैं उन्होंने पीटीआई को बड़ा सपोर्ट किया, वोट बैंक दिया, एमएनएस एमपीएस दिए, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्या किया, उन्होंने क्या जवाब दिए हैं। तो हम 1 से 2 रोज के अंदर तमाम तर जो इंटरव्यू है उसको नशर करेंगे। नए और लाइव सेशन के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।